नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? होप एवरीवन इज परफेक्टली फाइन। गुड मॉर्निंग। होप एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, जल्दी जल्दी सवाल पूछ लीजिए। नहीं, चलिए फिर आज हम लोग टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा था पिछले क्लास के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन का। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हम लोग कल के क्लास में नस्ल भेद के टॉपिक के ऊपर लास्ट में लिखे थे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नस्ल भेद के ऊपर चर्चा को पहले कंप्लीट करेंगे। मेंस के ख्याल से एक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और फिर आगे के टॉपिक की ओर चलेंगे। नस्ल भेद। अभी सबसे पहले आप प्रश्न लिख लीजिए, मेंस में क्या आएगा। क्वेश्चन लिखिए, नस्ल भेद के ब्रिटिश काल में नस्ल भेद के विभिन्न आयामों को स्पष्ट करें। को स्पष्ट करें। नस्ल भेद के विभिन्न आयामों को स्पष्ट करें। यह व्यवस्था किस तरह से साम्राज्यवाद का अभिन्न हिस्सा बन गई। ब्रिटिश काल में नस्ल भेद के विभिन्न आयामों को स्पष्ट करें। यह व्यवस्था किस तरह से साम्राज्यवाद का अभिन्न हिस्सा बन गई, ये क्वेश्चन होगा। अब आयाम का मतलब होता है कि नस्लवाद कितने माध्यमों से किया गया, कितने तरीकों से किया गया, ये बताना है। और विभिन्न आयाम बता देने के बाद, डायमेंशंस बता देने के बाद, हमें इस विषय पे थोड़ा फोकस करना होगा कि नस्लवाद और साम्राज्यवाद के बीच
क्या नाता था? नस्लवाद किस तरीके से साम्राज्यवाद की आवश्यकता के अनुकूल विकसित हुआ और कैसे यह साम्राज्यवाद की जरूरत की पूर्ति करता था? अब हमें देखना है आयाम। इस प्रश्न का उत्तर यदि लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले आप बताओगे कि नस्लवादी भेद का तात्पर्य क्या है? नस्लवादी भेद का तात्पर्य क्या है? उसके बाद फिर बताओगे कि भेद के विभिन्न आयाम क्या हैं? भेद के विभिन्न आयाम क्या हैं? जब आप भेद के विभिन्न आयाम बताओगे तो आप कहोगे कि सेना की नियुक्ति कैसे? सेना नौकरशाही सेना नौकरशाही न्यायपालिका की नियुक्ति एवं वेतन में भेद। सेना नौकरशाही और न्यायपालिका के क्षेत्र में नियुक्ति और वेतन में भेद। सेना में भेद वर्ल्ड वॉर 1 तक जारी रहा। सेना में भेद वर्ल्ड वॉर 1 तक जारी रहा। न्यायिक क्षेत्र में यह भेद न्यायिक क्षेत्र में यह भेद इल्बर्ट बिल के माध्यम से भी स्पष्ट हुआ। न्यायिक क्षेत्र में यह भेद इल्बर्ट बिल के माध्यम से भी स्पष्ट हुआ। न्यायिक क्षेत्र में यह भेद इल्बर्ट बिल के माध्यम से भी स्पष्ट हुआ। इसके बाद फिर अगला पॉइंट अगले पेज में आएगा। 1853 के बाद की प्रतियोगिता परीक्षा
को विफल करने के लिए परीक्षा प्रणाली को यूरोपीय परीक्षा प्रणाली को यूरोपीय 1853 के बाद की प्रतियोगिता परीक्षा को विफल करने के लिए परीक्षा प्रणाली को यूरोपीय लोगों के अनुकूल बनाया गया। यूरोपीय लोगों के अनुकूल बनाया गया। उसके बाद ब्रिटिश लोगों के लिए वित्तीय संस्थाओं का भेदभाव, ब्रिटिश लोगों के लिए वित्तीय संस्थाओं का भेदभाव। उसके बाद सामान्यतया ब्रिटिश लोग अपने को श्रेष्ठ और भारतीयों को कमतर मानते थे। यह विजेता जाति के होने के अहंकार का परिणाम भी था और प्रमाण भी। सतीश बाबू, आपके द्वारा दिए गए सुझाव का मैं खूब सम्मान करता हूं, लेकिन करूंगा तो वही ना जो मुझे ठीक लगता है। तो इसलिए आप वो करिए जो मैं करने कह रहा हूं, इसके सिवा आपके पास में कोई दूसरा विकल्प है नहीं। मैं उन शिक्षकों में से नहीं हूं जो आपको खुश करने के लिए लाला बउआ करता रहता हूं। अपना समस्त ज्ञान परीक्षा पास करने पर लगाइए। इतना ज़्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे लिखो। नस्लवाद का
वास्तविक कारण नस्लवाद का वास्तविक कारण उसके साम्राज्यवादी नस्लवाद का वास्तविक कारण उसके साम्राज्यवादी उद्देश्य नस्लवाद का वास्तविक कारण उसके साम्राज्यवादी उद्देश्य से प्रभावित था वास्तविक उद्देश्य से प्रभावित था। साम्राज्यवाद को नस्लवाद से निम्नलिखित लाभ था। निम्नलिखित लाभ था। साम्राज्यवाद को नस्लवाद से निम्नलिखित लाभ था। नंबर एक इस रास्ते ब्रिटिश प्रभुत्व वाली व्यवस्था बनी और इसके बदौलत शोषण और दमन वाली साम्राज्यवादी सत्ता चली। शोषण और दमन वाली साम्राज्यवादी सत्ता चली। शोषण और दमन वाली साम्राज्यवादी सत्ता चली। दूसरा, साम्राज्यवादी आर्थिक हित की पूर्ति के लिए बैंकिंग जैसी संस्थाओं का भेदकारी होना
जरूरी था, जरूरी था। बैंकिंग जैसी संस्थाओं का भेदकारी होना जरूरी था। अगला पॉइंट, अंग्रेजों का यह तर्क कि भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, अंग्रेजों का यह तर्क कि भारत की जलवायु, अंग्रेजों का यह तर्क कि भारत की जलवायु, अंग्रेजों का यह तर्क कि भारत की जलवायु यहाँ के शासन में लोकतंत्र की संभावना के विरुद्ध है, का उद्देश्य भी साम्राज्यवादी ही था, ही था। निष्कर्षतः, निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि नस्लवाद, नस्लवाद यद्यपि कि धार्मिक भेद, जातीय भेद, आदि की ही तरह विजेता और सबल समुदाय की अहम से निकला था, लेकिन लेकिन साम्राज्यवाद, साम्राज्यवादी हित की रक्षा की प्रेरणा ने ही नस्लवाद को संस्थागत रूप दिया, संस्थागत रूप दिया। और इसी कारण सरकार इसको लेकर प्रतिबद्ध रही, और इसी
कारण सरकार नस्लवाद को लेकर प्रतिबद्ध रही। इसको लेकर प्रतिबद्ध रही। इसी कारण नस्लवाद को लेकर सरकार प्रतिबद्ध रही। अब लिखने का काम कंप्लीट हुआ और यहां पर रुको 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए रुको, मैं समझा दूंगा। सबसे पहला पॉइंट यह है कि मैं जब लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि तुमको लिखना है। ये मैं कल भी बोल चुका हूं, इसके पहले भी बोल चुका हूं। अगली बात यह है कि मैं तुमको पूरा लिखा रहा हूं क्योंकि तुम गौर करके देखो, पूरी भाषा में ही बात चल रही है, फिर भी मैं लिख रहा हूं तो कुछ पर्पस होगा। पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि इन बिंदुओं पे हमें दोबारा जाना है और एक एक पॉइंट को हमें एक्सप्लेन भी करना है। जब मैं लिखवा रहा हूं, तुम्हारी कॉपी में बातें चली गई, मेरे दिमाग से निकल गई, ऐसी बातों का एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकता है? यदि सामान्य एक्सप्लेनेशन देना हो, कहानी सुनाना हो तो हम कर देंगे, लेकिन जब मुझे एक एक पॉइंट पे रुककर उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत महसूस होगी तो मैं उसे अपने बोर्ड पर लिखूंगा भी, क्योंकि ये तुम्हारे लिए जरूरी है। बाकी तो मैं लिखवा ही रहा हूं, पूरी भाषा में लिखवा रहा हूं, पॉइंट्स बना रहा हूं, एक आंसर तैयार हो जाएगा। अब ये कहानी है कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हमारे सामने एक क्वेश्चन है और हमें इस प्रश्न का उत्तर तैयार करना है। हमें इस प्रश्न का उत्तर तैयार करना है तो इस प्रश्न के अंदर कुछ कीवर्ड्स होंगे, प्रश्न के अंदर कुछ कीवर्ड्स होंगे, जिन कीवर्ड्स के आधार पर प्रश्न का उत्तर बनता है। एक कीवर्ड है नस्ल भेद, उसके बाद है उसके विभिन्न आयाम, उसके बाद है साम्राज्यवाद, और अभिन्न हिस्सा। इन 4 महत्वपूर्ण शब्दों के इर्द गिर्द इस प्रश्न का उत्तर तैयार होगा। अब देखना यह है कि प्रश्न के उत्तर की शुरुआत कैसे करें। प्रश्न के उत्तर की शुरुआत करने के लिए कुछ मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न नस्लवाद पे है तो हम बता देंगे कि नस्लवाद का मतलब क्या है। कल के क्लास में मैंने नस्लवाद का मतलब लिखवा दिया है कि नहीं? अब जब मैंने कल के क्लास में नस्लवाद का मतलब लिखवा दिया है तो तुम्हारा क्या काम है? नस्लवाद का मतलब वहां से निकाल के ले आओगे। बहुत सीधी सीधी बात है। नस्लवाद में वाद माने क्या होता है? विचार। नस्ल की श्रेष्ठता का विचार। अंग्रेज ये कहते थे कि मेरा नस्ल श्रेष्ठ है, और नस्ल श्रेष्ठ है का मतलब क्या है? वो कहते थे कि हम ज्यादा पराक्रमी हैं तो हमें सैनिक क्षेत्र में ज्यादा भूमिका मिलनी चाहिए, हम ज्यादा ईमानदार हैं तो हमें सारे के सारे जिम्मेदारी के पद मिलने चाहिए, हम ज्यादा योग्य हैं
तो बड़ी भूमिकाएं हम ही को मिलनी चाहिए। हम ज्यादा न्यायप्रिय हैं तो न्यायिक क्षेत्र में सारे पद हम ही को मिलने चाहिए। अपनी श्रेष्ठता के दावे के आधार पर अपने लिए नेतृत्वकारी भूमिका प्राप्त कर लेना, यही है नस्ल भेद का विचार। मैंने कल के क्लास में आपको बताया था कि इस तरीके का भेद चूंकि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान नस्ल के आधार पर हुआ तो इसे हम नस्ल भेद कहते हैं। मध्यकाल में धर्म के आधार पर भी हुआ था, उसे हम सांप्रदायिक भेद कह देंगे। हिंदू समाज के अंतर्गत भी जातीय आधार पर भेद होता रहा है तो उसे हम जाति भेद कह देते हैं। तो इतना तो आप कल की चर्चा के आधार पर प्रश्न के उत्तर के लिए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में निकाल ही सकते हो। सुना मैंने आज फिर दिया, कल लिखा दिया था, आप वहां से निकाल लोगे। उसके बाद तब दूसरा मुद्दा क्या है, इस प्रश्न में सबसे बड़ा हिस्सा एक है नस्ल भेद का आयाम, माने कौन कौन से तरीके से नस्ल भेद हुआ, कौन कौन से डायमेंशंस हैं जहां के हमें नस्ल भेद दिखाई देता है। तो जब आप डायमेंशंस दिखाने लगोगे तो उसके पॉइंट्स बताओगे ना, तो आप देखोगे कि आगे चलकर हमने सारे के सारे वो पॉइंट्स बताए हैं जहां से कि नस्ल भेद होता दिखता है। तो नस्ल भेद होते हुए दिख रहा है कहां पर, तो सबसे पहले पॉइंट मैंने बताया कि भाई देखो भेद के विभिन्न आयाम, भेद के विभिन्न आयाम के अंतर्गत हमने क्या कहा कि सेना, नौकरशाही और न्यायपालिका की नियुक्ति और वेतन में हमें भेद दिखाई देता है। सेना, नौकरशाही और न्यायपालिका के क्षेत्र में नियुक्ति और वेतन में भेद दिखाई देता है। तो क्या भेद दिखाई देता है? जरूरी नहीं है कि तुम प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में एक एक लाइन डिटेल में कहानी की तरह लिख पाओगे। प्रश्न का जब कवरेज बड़ा होता है तो उत्तर में हर जगह संक्षिप्त रहने की जरूरत पड़ती है। समझने के लिए कहानी का होना जरूरी है, लेकिन प्रश्न में उत्तर लिखते वक्त में तुम हर कहानी का विस्तार लिख सको इतना मौका नहीं मिलेगा। उत्तर में सिर्फ इतना ही लिख पाओगे, क्योंकि इसी प्रश्न के उत्तर के लिए हमने आगे की कई सारी बातें लिखी है। आगे की सारी बातें चूंकि मुझे मालूम है कि ये सब भी आंसर में जानी है, तो मैं शुरू से ही एकदम संक्षेप में चल रहा हूं। लेकिन समझना जरूरी है तुम्हारे लिए। समझ तो कल भी चुके हो तुम कि नस्ल भेद में क्या हो रहा था। तो ये कि सेना में अधिक से अधिक सूबेदार का पद मिलता था भारतीय को, नौकरशाही में क्लर्क का पद मिलता था और न्यायपालिका में मुंसिफ का पद मिलता था। बड़े पद सिर्फ अंग्रेज को मिलते थे। और यदि किसी सेम रैंक में एक यूरोपीय और एक भारतीय काम कर रहा हो, जैसे कि एक उदाहरण लेके देखो कि यदि ब्रिटिश सेना में सिपाही की भूमिका में एक अंग्रेज है और एक भारतीय है, रैंक सेम है, तो अंग्रेज सिपाही का वेतन ज्यादा होता था। यह नस्ल भेद है। तो आपने सबसे पहले क्या कहा कि हम देख रहे हैं कि सेना में, नौकरशाही में, न्यायपालिका में नियुक्ति और वेतन में भेद था। यह नस्ल भेद का एक आयाम हुआ। उसके बाद फिर क्या है कि सेना में भेद वर्ल्ड वॉर 1 तक जारी ही रहा। सेना में यह भेद वर्ल्ड वॉर 1 तक जारी ही रहा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि 1833 ईस्वी में एक एक्ट आया था। वह एक्ट आगे पढ़िएगा। 1833 ईस्वी में एक एक्ट आया था जिसमें एक बात कही गई थी कि
सरकार अब नियुक्तियों के मामले में भेदभाव नहीं करेगी। क्या बात कही गई थी? यह कि जन्म स्थान, मूल, धर्म, जाति आदि के आधार पर नियुक्तियों में कोई भेद नहीं होगा। यानी सैद्धांतिक तौर पर सरकार ने नस्ल भेद को नकार दिया। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि सैद्धांतिक तौर पर सरकार ने यदि नस्ल भेद को नकार दिया तो क्या भारत में अंग्रेजों और भारतीयों की नियुक्ति और भारत में अंग्रेजों और भारतीयों का वेतन सब एक जैसा हो गया? नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? तो कल के क्लास को याद करो। 1833 ईस्वी में नस्ल भेद नहीं होगा का नियम बना। 1853 ईस्वी तक 20 वर्षों के दौर में एक भी भारतीय को, चाहे सेना हो या नौकरशाही हो या न्यायपालिका हो, में ऊंचा पद नहीं मिला। 20 वर्षों तक एक भी भारतीय को ऊंचा पद नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होती थी। उनकी मनमर्जी चलती थी। जब उनकी मनमर्जी चलती थी तो वो सारे के सारे पदों पर अंग्रेज की ही नियुक्ति करते थे। तो 1833 के उस एक्ट का क्या मतलब रह गया जिसमें कहा गया था कि नस्ल भेद नहीं किया जाएगा? तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब था। 1833 के पहले अंग्रेज कह के नस्ल भेद करते थे, कह के कि तुम इंफीरियर हो इसलिए तुमको बड़े पद पर नियुक्ति नहीं देते हैं और नहीं देंगे। 1833 के बाद क्या हुआ? भेदभाव जारी ही रहा, लेकिन भाषा बदल गई। अब यह कहा जाने लगा कि योग्य व्यक्ति भारतीयों के बीच में से मिलेंगे तो हम उनकी नियुक्ति करेंगे। अभी तक कोई योग्य मिला नहीं है। अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि पहले कहकर भेद होता था, अब बिना कहे भेद हो रहा है। फिर अगली बात क्या है कि 1853 ईस्वी से एक नई शुरुआत हो गई। क्या नई शुरुआत हुई? तो वह शुरुआत यह है कि 1853 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया। उस एक्ट के अंदर एक प्रावधान ये दिया गया कि आज के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के शासन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की मनमर्जी से नहीं होगी, बल्कि इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा, जिसके आधार पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति होगी। अब यहां पर एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर यानी कंपटीशन के आधार पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की शुरुआत करा के इंग्लैंड की संसद ने किसके हित में काम किया? किसके हित में काम किया? क्या इंग्लैंड की संसद भारतीय लोगों के हित को ध्यान में रखकर यह कानून बनाई थी? क्या उनके दिमाग में यह बात चल रही थी कि प्रतियोगिता परीक्षा होगी तभी जाके भारतीय लोगों को अपनी योग्यता का जौहर दिखाने का मौका मिलेगा और तभी जाके भारतीय लोगों को नियुक्ति का मौका मिलेगा? क्या भारतीयों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत का नियम बनाया था?
उत्तर है ना, बिल्कुल नहीं। तो आखिर क्यों प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति का नियम 1853 में ब्रिटिश संसद ने क्यों बनाया? तो ब्रिटिश सरकार के दिमाग में यह बात चल रही थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से जब नियुक्ति होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स के ग्रुप के जो लोग हैं उनके रिश्तेदारों नातेदारों की नियुक्ति होती है, या वो लोग इंग्लैंड की संसद और सरकार के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए उनके रिश्तेदारों और नातेदारों को नियुक्ति दे देते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो बड़े पैमाने पर भाई भतीजावाद चल रहा था। क्योंकि शासन का संचालन करना था तो कुछ योग्य व्यक्तियों की भी नियुक्ति होती थी, लेकिन बड़े पैमाने पर भाई भतीजावाद भी चलता था। बड़े पैमाने पर जो भाई भतीजावाद चलता था, इसके कारण इंग्लैंड के युवा, इंग्लैंड के निवासी, वो युवा निवासी जो भारत के शासन में शामिल होकर अपने लिए अच्छा जॉब चाहते थे, क्योंकि भारत के शासन में शामिल होने वाले लोगों को उस समय बहुत महंगा वेतन मिल रहा था। इंग्लैंड के ऑफिसर से ज्यादा वेतन मिलता था। भारत के गवर्नर जनरल का वेतन उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से ज्यादा था। भारत में यदि आप सिविल सर्विसेज के रास्ते से उस समय नियुक्ति पाते थे तो बड़ी सुविधाएं मिलती थी। माने कलेक्टर वगैरह की स्थिति ये थी कि 200 के आसपास तो नौकर होते थे, उनके 200 नौकर होते थे, बड़ा बड़ा बंगलो होता था, और ऊपर से ऊपरी कमाई भी खूब कर लेते थे। तो भारतीय शासन व्यवस्था में शामिल होने की इच्छा अंग्रेज युवकों के मन में भी थी, लेकिन उनको दिक्कत यह हो रही थी कि कंपनी वाले लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की नियुक्ति करते हैं जो उनके आसपास के इर्द गिर्द के हैं। तो उन्हीं लोगों का दबाव था इंग्लैंड की संसद के ऊपर, यानी इंग्लैंड की जनता का दबाव इंग्लैंड की संसद के ऊपर था कि यह नियम बदलो, नया विधान लाओ जिसमें कि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति का नियम बने। और इंग्लैंड की संसद ने अपनी जनता के हित को साधने के लिए यह प्रावधान कर दिया कि प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्ति होगी। अब उसके आगे का मामला आता है कि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जब नियुक्ति होगी तो भारतीय भी तो उस कंपटीशन में शामिल होंगे, भारतीय भी कंपटीशन में शामिल होंगे, तो योग्य होंगे तो उनकी भी नियुक्ति हो जाएगी। इस संभावना को लेकर इंग्लैंड की सरकार ने क्या निर्णय लिया? कौन सी संभावना? कि योग्य होंगे तो भारतीयों की भी नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन में भारतीय भी शामिल होंगे। तो भारतीयों के शामिल होने की संभावना को लेकर अंग्रेजी सरकार की क्या सोच थी? अंग्रेजी सरकार की सोच यह थी कि भारतीयों को शासन के विभिन्न विभागों में बड़े पदों पर नियुक्त होने से रोकना है। भारतीयों को शासन के विभिन्न विभागों में बड़े पदों पर नियुक्त होने से रोकने के लिए उन्होंने क्या इंतजाम किया? तो एक इंतजाम जो सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है वो ये कि उन्होंने कहा कि परीक्षा की प्रणाली को ऐसी बना दो कि भारतीय लोग परीक्षा में अपीयर तो हों लेकिन परीक्षा पास न कर पाए। भारतीय लोग परीक्षा में अपीयर तो हों लेकिन परीक्षा पास न कर पाए। इसका क्या उपाय है?
तो इसका उपाय यह है कि क्या है, इसका उपाय यह है कि परीक्षा इंग्लैंड में होगी, भारत में नहीं होगी। जब आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ तो राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे वो लगातार ये डिमांड करते रहते थे कि परीक्षा भारत में भी लो। आंदोलन जब मजबूत हुआ तो फिर 1925 ईस्वी से यह नियम बना कि भारत में ही प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत होगी, और इसी पृष्ठभूमि में इलाहाबाद में पहली दफा भारतीय प्रशासनिक सेवा की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई। आईसीएस कहा जाता था उस समय उसको, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। आईसीएस की प्रतियोगिता परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाती थी ताकि भारतीय लोग मुट्ठी भरी जा सके इंग्लैंड। दूसरा डिफिकल्ट करने का तरीका क्या था, सिलेबस ऐसा बना दो जो अंग्रेजों को सूट करे, ऐसा ऐसा विषय उसमें पूछो, ऐसा ऐसा पाठ्यक्रम उसको दे दो जिसको अंग्रेज भारतीयों की तुलना में आसानी से पढ़ सकें, लिख सकें, जान सकें। और तीसरा कि अपर लिमिट एज को मिनिमम कर दो, यानी कोई सिलेबस यदि डिफिकल्ट है तो कल को पढ़ लिख कर रगड़ रगड़ के घिस घिस करके भारतीय भी तो सीख सकता है। तो अंग्रेजों ने कहा कि घिसने का मौका ही न देंगे, रगड़ने का मौका ही नहीं देंगे, अपर लिमिट एज ही कम कर दो। जैसे मान लो कि तुम्हारा अपर लिमिट एज आज की डेट में कर दिया जाए 20 साल, 20 साल के अंदर ही जो योग्य लोग होंगे वही लोग परीक्षा में पास कर पाएंगे, तो तुम में से बहुत सारे लोगों की संभावनाएं बंद हो जाएंगी। अंग्रेजों ने एक समय में 19 वर्ष कर दिया था अपर लिमिट एज, 19 वर्ष। तो जब पाठ्यक्रम अंग्रेजों के पक्ष में हो, परीक्षा इंग्लैंड में होती हो और अपर लिमिट एज भी मिनिमम कर दिया गया हो, तो स्वाभाविक है कि भारतीय लोगों को परीक्षा में अपीयर होने का हक तो मिलेगा, लेकिन वो लोग परीक्षा पास प्रायः नहीं कर पाएंगे। यही कारण था कि 1853 से प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत तो हो गई, लेकिन पहला भारतीय जिसकी नियुक्ति हो रही है उसमें लगभग 10 साल बीत गया। पहले भारतीय की नियुक्ति में लगभग 10 साल बीत गया, माने प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने से लेकर ट्रेनिंग होने और नियुक्ति होने में लगभग 10 साल बीत गया। सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर नाम के एक बहुत बड़े समाज सुधारक और विचारक के पुत्र थे। देवेंद्रनाथ टैगोर के कुल 14 संतानें थी। 14 संतानों में 14वें नंबर की संतान का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, और पहले पुत्र थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। पहले पुत्र थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे व्यक्ति थे जो आईसीएस की परीक्षा में पास किए थे और जुडिशियल डिपार्टमेंट में इनकी नियुक्ति हुई थी, जज बने थे वो। उस समय जज की नियुक्ति भी इसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में पास करने के बाद होती थी। तो आप देखोगे कि क्या उम्र सीमा अंग्रेजों के लिए भी थी? हाँ भैया, अंग्रेजों के लिए भी थी। मैंने तुमको 2 बातें बताया, तुम एक बात याद करके चलोगी तो कभी ना समझ पाओगी। मैंने कहा सिलेबस अंग्रेजों के अनुकूल है, तो तुम बचपन से अंग्रेजी भाषा बोल रही हो, पढ़ रही हो, सीख रही हो, तुम्हारे आसपास में सब अंग्रेज हैं। इंग्लैंड में भिखारी भी अंग्रेजी में भीख मांगता है। अब भारत में अंग्रेजी सीखने के लिए विशेष उपाय करना पड़ता है। तो
इंग्लैंड के लोगों के लिए सिलेबस अनुकूल है, भारतीयों के लिए प्रतिकूल है। तो प्रतिकूल सिलेबस को पढ़कर सीख लेने और उस पर निपुण हो जाने के लिए एज चाहिए। उन्होंने एज को मिनिमम कर दिया ताकि भारतीय टिक ही ना पाए। तो दोनों को मिला के देखो ना। तो मैंने कहा कि भाई भारतीयों की नियुक्ति की संभावना को मिनिमाइज कर दिया गया। इतना डिफिकल्ट था भारतीयों का अपॉइंट होना कि मैं एक लाइन में कहूं कि एक आध अभिमन्यु टाइप के लोग ही प्रतियोगिता परीक्षा में पास कर सकते थे, जो मां के कोख से ही ज्यादातर बातें सीख कर आए थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग वैसे ही बिरले दुर्लभ लोग थे। तब तुम अपने कल के क्लास की बात याद करो कि नतीजा ये निकल कर आता है कि 19वीं सदी के अंतिम दौर तक चलकर देखो। 19वीं सदी का अंतिम दौर यानी कि 19वीं सदी का अंतिम दौर यानी कि 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी। तो उसके लगभग 50 साल बाद, 50 साल तक जब प्रतियोगिता परीक्षा चली भारत के शासन में नियुक्ति के लिए, तो उस 50 वर्ष के बाद शासन में भारतीयों की भागीदारी कितने प्रतिशत की थी? तो शासन में सिर्फ 5% भारतीय थे जो ऊंचे पदों पर जा सके थे। Only 5% Indians were into the administrative posts। 5% लोग ही भारत में प्रशासनिक पदों पर भारतीय मूल के थे। ये बात भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं को बिल्कुल नागवार गुजरती थी। वो इसका लगातार विरोध करते थे और कहते थे कि शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाओ। बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार ने क्या किया, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तत्काल आपको यह समझना है कि शासन में भारतीयों की भागीदारी से 5% रही। यह सारी कहानी आपने समझ लिया। अब आगे देखो कि जब प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हो गई और भारतीयों को शासन में शामिल होने का मौका मिल गया, तो भले ही कम संख्या में भारतीय लोग शासन में शामिल हो रहे थे, लेकिन कुछ तो हो रहे थे, कुछ तो हो रहे थे। किंतु सेना में चल के देखो तो क्या कहानी है। प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अधिकारी के पद पर नौकरशाही में नियुक्ति हो रही थी, न्यायपालिका में नियुक्ति हो रही थी, लेकिन सेना में तब भी नहीं हो रही थी। मिलिट्री के अंदर तो भारतीय लोगों को सेकंड लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलने की शुरुआत ही प्रथम विश्व युद्ध के रास्ते हुई। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक भारतीय लोग सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट तक का पोस्ट नहीं पाते थे। सेकंड लेफ्टिनेंट का मतलब हुआ कि ऑफिसर के रैंक में सबसे पहला, सबसे नीचे का पोस्ट। भारतीय लोग को सेना में ऑफिसर के रूप में नियुक्ति मिलने की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के दौर में होती है। यानी कि सेना में तो नस्ल भेद जारी ही रहा। 1853 के एक्ट के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत के बाद भी। तो 1853 की जो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी, उसके माध्यम से भारतीय लोग कुछ संख्या में यदि बड़े पदों पर जाने लगे, तो भी वो नौकरशाही में और न्यायपालिका में, आर्मी में नहीं। अब चल के देखो, न्यायपालिका के क्षेत्र में यह भेद इल्बर्ट बिल के माध्यम से स्पष्ट हुआ। इस लाइन को समझना जरूरी है। अब आप हेडिंग दे दो इल्बर्ट बिल, इसके ऊपर थोड़ा स्पेशल लिखना होगा। लिखो इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल
लिखो, इल्बर्ट इल्बर्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के कार्यकारी परिषद में विधि के मामले का सदस्य था। कार्यकारी परिषद में विधि के मामले का सदस्य था। गवर्नर जनरल ने लाल बिहारी गुप्ता की मांग के आधार पर गवर्नर जनरल ने लाल बिहारी गुप्ता की मांग के आधार पर इल्बर्ट को निर्देश दिया कि भारतीयों को भी अदालत में अंग्रेजों की नियुक्ति माफ करिए, भारतीयों को भी अदालत में अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए। भारतीयों को भी अंग्रेजों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए। से संबंधित विधि के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। इसी पृष्ठभूमि में इल्बर्ट ने एक विधेयक पेश किया। इसी पृष्ठभूमि में इल्बर्ट ने एक विधेयक पेश किया जिसके तहत इसी पृष्ठभूमि में इल्बर्ट ने एक विधेयक पेश किया जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि अंग्रेजों को अब भारतीय न्यायाधीशों
के न्यायिक निर्णय के अधीन आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। अंग्रेजों ने इस विधेयक का मुखर विरोध किया। अंग्रेजों ने इस विधेयक का मुखर विरोध किया। अंग्रेजों ने इस विधेयक का मुखर विरोध किया। और इसके दबाव में यह सुधार किया गया कि इसके दबाव में यह सुधार किया गया कि सुधार किया गया कि क्या सुधार हुआ? सुधार किया गया कि यदि किसी भारतीय जज के फैसले से अंग्रेज आरोपी असंतुष्ट है तो किसी भारतीय जज के फैसले से अंग्रेज आरोपी असंतुष्ट है तो वह मुकदमे की पुनर्सुनवाई की मांग, मुकदमे की पुनर्सुनवाई माने फिर से सुनवाई की मांग ऐसे जूरी से कर सकता है, ऐसे जूरी से कर सकता है जिसके कम से कम आधे सदस्य अंग्रेज अथवा अमेरिकन होंगे। जिसके कम से कम आधे सदस्य अंग्रेज अथवा अमेरिकन होंगे। अंग्रेज अथवा अमेरिकन होंगे। पैराग्राफ चेंज कर देना। इल्बर्ट बिल को लाने के पीछे का रिपन का उद्देश्य यह था कि इल्बर्ट बिल को लाने के पीछे का रिपन का उद्देश्य यह था कि वह लाने का उद्देश्य यह था कि वह भारतीय मध्यवर्गीय लोगों को यह संदेश देना चाहता था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों
को अधिकतम मौका देना चाहती है, भारतीयों को अधिकतम मौका देना चाहती है और उनका रवैया भेदभावकारी नहीं है। इसके पीछे रिपन की यह मंशा काम कर रही थी कि इसके पीछे रिपन की यह मंशा काम कर रही थी कि इसके पीछे रिपन की यह मंशा काम कर रही थी कि इसके पीछे रिपन की यह मंशा काम कर रही थी कि भारतीय लोगों का अधिक से अधिक समर्थन ब्रिटिश सरकार को मिले, भारतीय लोगों का अधिक से अधिक समर्थन ब्रिटिश सरकार को मिले और सरकार विरोधी राष्ट्रवादी प्रतिरोध कमजोर हो। सरकार विरोधी राष्ट्रवादी प्रतिरोध कमजोर हो। सरकार विरोधी राष्ट्रवादी प्रतिरोध कमजोर हो। रिपन की कोशिशों का अंग्रेजों के विरोध रिपन की कोशिशों का अंग्रेजों की ओर से विरोध रिपन की कोशिशों का अंग्रेजों की ओर से विरोध एवं कानून में सुधार से स्पष्ट हो गया कि सरकार के लिए नस्ल भेद जरूरी है। यह न सिर्फ विजेता के अहंकार का मामला है, यह न सिर्फ विजेता के अहंकार का मामला है बल्कि साम्राज्यवादी हितों के लिए भी जरूरी है। साम्राज्यवादी हितों के लिए भी जरूरी है। अब आपको यहां पर रुकना है, रुक के इल्बर्ट विधेयक के बारे में
थोड़ी सी कहानी समझना है। कहानी समझ लीजिए तो ये मामला कंप्लीट हो जाएगा। बात यह है कि लॉर्ड रिपन नाम का व्यक्ति 1880 से लेकर 1884 ईस्वी के बीच में भारत में गवर्नर जनरल के पद पे काम किया। जब लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहा था तो उसके दिमाग में एक विचार चल रहा था। विचार ये कि भारत में अंग्रेज विदेश से आए हुए हैं, जीत कर सत्ता स्थापित किए हैं, अलोकप्रिय हैं। ऐसे में सरकार जनता के विरोध का शिकार होके खतरे में आ सकती है। इस सरकार को यदि भारत में टिकाऊ बनाना है तो कुछ उपाय करना होगा। क्या उपाय कर सकते हैं? तो यह कि जनता की नाराजगी को मिनिमम किया जाए, कुछ ऐसे ऐसे कार्य किए जाएं ताकि जनता की नाराजगी कम हो। तो जनता की नाराजगी को कम करने वाले कई उपाय किए गए हैं, उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन जनता की नाराजगी को कम करने वाले कई उपाय किए गए हैं। और दूसरा उपाय यह हो कि भारतीयों के बीच में से ऐसे ऐसे वर्ग को हम खोजें जो हमारे लिए मित्रवत हों। न सिर्फ वो हमसे नाराज न रहें बल्कि उनको हमारे अंदर यकीन हो और वो हमारे प्रति सौहार्द और समर्थन का भाव रखें। इस कोशिश के तहत अंग्रेजों ने कई वर्गों को अपना मित्र बनाया था, कई वर्गों को। उनमें से एक है जमींदार वर्ग, एक है राजा रजवाड़ा का वर्ग। ऐसे ही वर्गों की खोज जब हो रही थी तो एक वर्ग के रूप में उन्होंने मुसलमानों की भी खोज किया था। लंबे समय तक एक बड़ा मुस्लिम नेतृत्व और मुस्लिम लीग की मुस्लिम पार्टी अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। इसी खोज के क्रम में यह खोज भी हुई कि भारत में अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग जो कि भारतीय लोगों को पूरी दुनिया के बारे में बता सकते हैं, नई नई विचारधाराएं बता सकते हैं, वो ये समझा सकते हैं कि ब्रिटिश शासन में क्या क्या दोष है, वो ये समझा सकते हैं कि भारत को कैसे मॉडर्न बनाया जा सकता है, वो राष्ट्रवाद, लोकतंत्र आदि आदि का विचार भारतीयों को दे सकते हैं। यदि ऐसा वर्ग मजबूती से अंग्रेजी सरकार के विरोध में खड़ा हो गया तो साम्राज्य के लिए यह तबाही का रास्ता खोल देगा। तो इस इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों को ब्रिटिश सरकार का समर्थक बनाना जरूरी है। और इस वजह से रिपन ने यह सोचा कि समर्थक बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा थोड़े ना है कि उनको हम एक निमंत्रण दे आएंगे और वो समर्थक हो जाएंगे कि भेज रहा हूं निमंत्रण प्रियवर तुझे बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। ऐसा तो नहीं होगा। यदि हम उनका समर्थन चाहते हैं तो हमें उनके लिए कुछ कार्य करना होगा, उनकी कुछ मांगें स्वीकार करनी होगी। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण मांग ये थी कि शासन के ढांचा के अंदर जो नस्लीय भेद है उसको आप खत्म करिए। अब उस नस्लीय भेद के अंतर्गत के एक निचले स्तर पर चलकर देखो तो तुमको यह पता चलेगा कि न्यायपालिका के क्षेत्र में नस्लीय भेद 1880 के दौर में किस प्रकार से चलता था। तो इस प्रकार से कि भारतीय लोग जज बन तो सकते थे
लेकिन वही भारतीय जज बन जाने के बाद एक भेदभाव का शिकार होते थे, वो ये कि उनके कोर्ट में किसी अंग्रेज के ऊपर यदि मुकदमा चलाया जा रहा हो तो सुनवाई नहीं होती थी। नहीं, अंग्रेज के ऊपर यदि कोई आरोप लगा है तो अंग्रेज के मुकदमे की सुनवाई भारतीय जज नहीं कर सकते थे, वो कोई ना कोई अंग्रेज जज ही करेगा। और दलील क्या? तो ये कि भारतीय लोग हो सकता है कि अंग्रेजों के प्रति पूर्वाग्रही भावना से ग्रस्त हों, जानबूझ के उसको दोषी करार दें, सजा दे दें। अतः अंग्रेजों को यदि भारतीयों के पूर्वाग्रह से बचाना है तो एक व्यवस्था बनानी होगी कि अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई कोई अंग्रेज जज ही करेगा। अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई कोई अंग्रेज जज ही करेगा, यही नियम चल रहा था। इसी पृष्ठभूमि में कहानी ये घटी कि एक लाल बिहारी गुप्ता जी नामक जज थे। जज साहब ने गवर्नर जनरल को चिट्ठी लिखा, ये व्यवस्था भेदभावकारी है, भारतीय जज को भी अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए। अब गवर्नर जनरल, जो कि यह चाहता था कि भारत के इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास को संतुष्ट करें, उसने जज साहब की चिट्ठी को सकारात्मक तरीके से लिया और अपने ही कार्यकारी परिषद के सदस्य इल्बर्ट को बोला कि तुम एक विधि के निर्माण की तैयारी करो जिसमें कि भारतीय जज को भी अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए। इसी तहत इल्बर्ट ने विधेयक पेश किया, इसलिए इसको इल्बर्ट विधेयक कहते हैं। आप लोगों को इल्बर्ट विधेयक तो खूब मालूम होगा, बहुत लोग सुने होंगे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होगा कि इल्बर्ट कौन था। तो बेसिकली गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के शासन में सहयोग देने के लिए दो परिषद थे, एक विधि निर्माण के लिए, एक सरकार चलाने के लिए। सरकार चलाने के लिए जो परिषद के सदस्य होते हैं, आप समझिए मोटे तौर पर मंत्री टाइप के, उन्हीं में से एक विभाग है विधि विभाग, उसका मंत्री यानी कि उसके परिषद का सदस्य था इल्बर्ट। उसी ने एक विधेयक पेश किया कि ऐसी विधि बननी चाहिए जिसमें कि अंग्रेजों के केस की सुनवाई भी भारतीय कर सकें। जैसे ही यह विधेयक पेश किया गया, वैसे ही अंग्रेजों के मन में आग लग गया। भारत के अंदर रहने वाले अंग्रेज से लेकर इंग्लैंड के रहने वाले अंग्रेज तक ने विरोध किया। अधिकारियों ने, व्यापारियों ने, सामान्य नागरिकों ने, पुरुषों और स्त्रियों ने, इंग्लैंड के सांसदों और मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री तक ने विरोध कर दिया। नतीजा यह निकल कर आया कि अंततोगत्वा गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन को एक संशोधन के लिए तैयार होना पड़ा, जिसमें यह बात कही गई कि चलो ठीक है, अंग्रेज के मुकदमे की सुनवाई भारतीय कर सकेंगे, नियम यह रहा। लेकिन संशोधन यह हुआ कि कह दिया गया कि यदि अंग्रेज जिसके ऊपर भारतीय जज ने अपना निर्णय सुनाया है वह निर्णय से असंतुष्ट है, तो यह मांग कर सकता है कि उसके ऊपर होने वाले फैसले पर पुनर्सुनवाई हो, और सुनवाई एक जूरी के माध्यम से हो। जूरी में क्या होता है, कोई एक जज नहीं फैसला करते हैं। जूरी के तहत जो जस्टिस सिस्टम होता है वो इस तरीके का होता है कि एक अदालत की कल्पना करो, अदालत में एक व्यक्ति पे आरोप लगा, एक जज साहब हैं कुर्सी पर बैठे हुए, उसके बाद दो वकील साहब हैं, एक आरोपी को दोषी बताएंगे, एक आरोपी को निर्दोष बताएंगे। दो वकील साहब हैं। आज के डेट में अदालत ऐसे ही चलता है। जूरी वाले में क्या होता है कि शहर के कुछ गणमान्य लोग भी अदालत में बैठे होते हैं जो जूरी के सदस्य होते हैं, और जज साहब का काम ऐसे अदालतों में निर्णय देने का नहीं होता है। जज साहब का काम सिर्फ और सिर्फ यह होता है कि वो
मुकदमे की सही सही सुनवाई को संचालित करें। यानी कि कौन से वकील को कितना बोलना है, कितना उनको सवाल पूछना है, क्या वो कानून के नियमों के मुताबिक बात कर रहे हैं, आदि आदि को संचालित करने का काम जज साहब का है। जूरी के मेंबर पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया को, अदालती प्रक्रिया को बैठ के सुन रहे होते हैं, अपना पॉइंट्स नोट कर रहे होते हैं और अंत में जज साहब जूरी को कहते हैं कि अब आप लोग जो फैसला दीजिएगा वही अंतिम फैसला होगा। जूरी में बहुत सारे सदस्य होते हैं तो फैसला बहुमत से होता है। तो इल्बर्ट विधेयक के तहत यह तय हुआ कि सुधार के बाद कि यदि अंग्रेज जिसके खिलाफ किसी भारतीय जज ने फैसला किया है वह असंतुष्ट है तो यह डिमांड कर सकता है कि हमारे केस की पुनर्सुनवाई ऐसे जूरी के माध्यम से हो जिसमें कम से कम आधे सदस्य अंग्रेज या अमेरिकन हो। अमेरिकन का मतलब अंग्रेज ही समझिए, कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है। नतीजा क्या निकल के आया कि एक हाथ से भारतीय जज को अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया गया और दूसरे हाथ से ले लिया गया। अब लास्ट पॉइंट क्या है इस संदर्भ में कि भारतीय जज को अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई का हक देने का विरोध क्या दर्शाता है? ये कि सरकार भारतीयों को अंग्रेजों के बराबर देखने के लिए तैयार ही नहीं थी कि तू करेगा हमारी बराबरी, हम अंग्रेज, कोई मेल ही नहीं है हैसियत का। इस तरह की सोच है अंग्रेजों की। अब आखिर किस बात को लेकर वो इतने कमिटेड है भाई, क्यों नहीं बराबरी चाहते? तो हमने कहा दो बातें हैं। एक बात यह है कि विजेता ऐसे ही अपने आप को थोड़ा ऊपर का मानता है। तुम भी जब कलेक्टर बन जाओगे ना दोस्त, तो तुम देखना कि तुमको बार बार इस बात की अनुभूति होगी कि तुम्हारा पांव धरती पर पड़ ही नहीं रहा है। तुम्हें लगेगा कि हम ना धरती से थोड़े से ऊपर उठ के चलते हैं, अपने आप को कुछ स्पेशल मानने लगोगे। जब लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी और जब वो घूमने लगेगी बत्ती, कुछ दिनों के बाद बत्ती तुम्हारे दिमाग में घूमने लगेगी। जब तुमको 150 लोग डेली सैल्यूट मारने लगेंगे, जब तुम्हारी गाड़ी रुकेगी तो दौड़ के एक आदमी आके दरवाजा खोलेगा, कुछ दिनों के बाद तुमको आदत लग जाएगी। उसके बाद तुमको लगने लगेगा कि पता नहीं हम शायद जिले इलाही टाइप के हैं, हमारे अंदर कुछ फरे इजदी टाइप का है, हम देवा नाम प्रियदर्शी हैं। तुम्हारे अंदर इस तरह का बोध आने लगता है। अरे गांव में आदमी एक कांस्टेबल बन जाता है तो उसके बाद में सामान्य लोगों को अपने सामने छोटा देखने लगता है। किसी को पास में 4 पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो अपने आप को बड़ा समझने लगता है। आदमी यदि एक कार खरीद ले तो आदमी बाकियों को बेकार समझने लगता है। स्कॉर्पियो खरीद ले तो दूसरे को डंक मारने लगता है। फॉर्चूनर खरीद ले तो फिर तो लगता है कि मेरा फॉर्चून ही कुछ अलग है। आदमी जब कामयाब होता है तो पागल हो जाता है और अपने पागलपन में वह अपने को बड़ा और बाकियों को अपने से छोटा मानने लगता है। ये अगड़ी जाति के लोगों ने भी किया है हिंदुस्तान में पिछड़ी जाति के लोगों के साथ, ये मुसलमानों ने भी किया है भारत में हिंदुओं के साथ, ये अंग्रेजों ने भी किया है भारत में हिंदुओं मुसलमानों दोनों के साथ। हिंदुस्तान ने हजारों साल के दौरान इन तीनों को करते हुए तो देखा ही है इस प्रकार का करतूत। तो आपको यह समझना है कि विजेता और कामयाब का, सफल और सबल का अपना एक अहंकार होता है।
अहंकार भेदभाव को जन्म देता है और ऐसे लोग बराबरी के दर्जे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो मेरी बराबरी करेगा, ये अहंकार है। लेकिन अहंकार मात्र के आधार पर आप नस्ल भेद को देखेंगे तो आप आधा अधूरा देख रहे हैं। अंग्रेजों को नस्लीय ढांचा इसलिए भी चाहिए क्योंकि वह साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए जरूरी था। अब साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए जो जरूरी है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब देखो, इल्बर्ट विधेयक की कहानी हमारी पूरी हो गई। तो यही है, न्यायिक क्षेत्र में यह भेद इल्बर्ट बिल के माध्यम से भी स्पष्ट हुआ। अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हुए क्या देख रहे हो कि अठारह के बाद की प्रतियोगिता परीक्षा को विफल करने के लिए परीक्षा प्रणाली को यूरोपीय लोगों के अनुकूल बना दिया गया। इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत 1853 में हो गई तो अंग्रेजों ने यह सोचा कि चलो भारतीय लोगों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने देते हैं, लेकिन शामिल होने से क्या होता है, पास तो हम नहीं करने देंगे। और इसके लिए उन्होंने कई उपाय किया था। मैंने बताया था कि परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, पाठ्यक्रम अंग्रेजों के मुताबिक बनाया गया था और अपर लिमिट एज को मिनिमाइज कर दिया गया था। इसका नतीजा क्या निकल कर आया कि बहुत कम भारतीय ही परीक्षा पास कर पाए थे। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा आयाम भी है। अभी हम आयाम की बात कर रहे हैं ना, बीच में हमने इल्बर्ट विधेयक के मुद्दे को उठाकर थोड़ा लंबा कर दिया ताकि वहां से भी एक क्वेश्चन का उत्तर बने तो दिक्कत नहीं हो। लेकिन हम तो बात मूल रूप से आयाम की कर रहे हैं, और आयाम की बात जब कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने आयाम के तहत कहा कि भैया सेना में, नौकरशाही में, न्यायपालिका में नियुक्तियों में और वेतन में भेद होता है। फिर सेना के अंतर्गत भेद वर्ल्ड वॉर 1 तक जारी रहा। फिर न्यायपालिका के अंतर्गत भेद इल्बर्ट विधेयक तक जारी रहा। अगला आयाम है कि 1853 के बाद जब प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की शुरुआत हुई तो भी भारतीयों के रास्ते को रोकने की कोशिश की गई ताकि भारतीय लोग परीक्षा पास ही न कर सकें। यह भी एक आयाम है। उसके बाद अगला आयाम क्या है, वित्तीय संस्थाओं में भी भेदभाव होता था। वित्तीय संस्थाओं में भी भेदभाव होता था। इसका मतलब क्या है, इसको समझो, ज्यादा लिखना नहीं है इसको लेकर, कि सरकार की जितनी बैंकिंग संस्थाएं थी, जो बैंक थे मोटे तौर पर, उन बैंकों में लोन मिलता था। लोन के लिए यदि एक अंग्रेज अप्लाई किया है तो उसको आसानी से मिल जाता था, और यदि भारतीय ने अप्लाई किया है तो उसको इतनी मशक्कत करनी पड़ती थी कि जितने से थोड़े कम में भगवान मिल जाए। माने भारतीय लोगों को लोन मिलता ही नहीं था। 1927 के दौर में भारत के उद्योगपतियों ने इस विषय पर विचार करने के लिए एक आयोग का गठन किया। आयोग ने समिति का गठन किया, एक समिति का गठन किया विश्वेश्वरैया साहब के नेतृत्व में। विश्वेश्वरैया एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे इंडिया के। वो साइंटिस्ट भी थे, वो अर्थशास्त्री भी थे, वो राजनेता भी थे। उन्हीं के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ जिनको ये कहा गया कि आप बताइए कि भारतीय उद्योग का विकास तेजी से क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने जो अपना रिपोर्ट पेश किया, उस रिपोर्ट में एक बड़ा पॉइंट ये कहा कि भारत के अंदर जो सरकार के अधीन के बैंक हैं, उन बैंकों का रवैया नस्लवादी है। वो भारतीय लोगों को लोन देते ही नहीं है। तो मैंने वहां से ये पॉइंट निकाल लिया कि नस्लवाद का एक आयाम वित्तीय भी है, जिसके तहत क्या होता है तो भारतीय लोगों को बैंकों के द्वारा लोन मिलता ही नहीं है। समझ गए। उसके बाद तब अगला है कि सामान्यतया ब्रिटिश लोग अपने को श्रेष्ठ और भारतीयों को कमतर मानते थे।
यह विजेता जाति के होने का अहंकार का परिणाम भी है और प्रमाण भी। ये तो आसान है, ये एकदम आसान है, इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है कुछ भी। समझ गए? कुल मिलाकर हमारी कहानी बिल्कुल ही साफ है, हमारी कहानी बिल्कुल ही साफ है। आयाम के सारे मुद्दे कंप्लीट हो गए। अब अगला मुद्दा क्या है कि अगला मुद्दा यह है कि ये जो नस्लभेदी व्यवस्था बनाई गई उसका वास्तविक कारण क्या था। तो हमने कहा कि साम्राज्यवादी उद्देश्य को ध्यान में रखना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ विजेता के अहंकार से नस्लभेद की व्यवस्था नहीं बनी थी, विजेता के अहंकार मात्र से नस्लभेद की व्यवस्था नहीं बनी थी, इसके पीछे साम्राज्यवादी उद्देश्य भी था। अब आप कहोगे कि हम सीधे सीधे साम्राज्यवादी उद्देश्य की ओर ही क्यों बढ़े? तो साम्राज्यवादी उद्देश्य के लिए हम इसलिए बढ़े क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है कि यह व्यवस्था किस हद तक साम्राज्यवाद का अभिन्न हिस्सा बन गई। यह व्यवस्था किस हद तक साम्राज्यवाद का अभिन्न हिस्सा बन गई, यह प्रश्न है हमारा। और हम जब अपना आंसर गढ़े हैं तो हमने क्या कहा कि भैया उस साम्राज्यवाद और नस्लवाद के रिश्ते को डील करने के ठीक पहले हमने बता दिया है कि इसका एक आयाम यह है कि विजेता के अहंकार से भी नस्लवाद पैदा हुआ है। एक लाइन में यह डिस्कस किया, उसके बाद कह देंगे किंतु नस्लवाद सिर्फ और सिर्फ विजेता के अहंकार का परिणाम नहीं है, यह साम्राज्यवाद का अभिन्न हिस्सा है। तो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की ओर जाते हुए आप एक लिंकिंग पुल बनाते हैं। यदि आप पुल नहीं बनाएंगे तो पानी बीच में है, इधर भी सतह इधर भी सतह, बीच में पानी, तो तड़प के जाओगे क्या? छलांग मार के जाओगे क्या? हनुमान जी हो क्या? हनुमान जी लंका गए थे तो उस समय पुल नहीं बना था, वो उड़ के चले गए थे। तो तुम हनुमान जी नहीं ना हो जी, हनुमान जी भगवान हैं। हालांकि मनोज मुंतशिर कहता है कि नहीं भगवान नहीं हो तो भक्त थे, भगवान उनको हमने बनाया। अरे तुमने तो आदि पुरुष बना दिया, ऐसा बना दिया कि मतलब अब रहने ही दो, क्या बना दिया। मतलब भगवान को ऐसे तरीके से दिखा रहा है कि जैसे बड़ा क्रोधी, एकदम अपने टाइप का बना दिया भगवान को। वो खुद जैसा है ना वैसा बना दिया भगवान को, एकदम ही बेकार टाइप का लिख दिया, बेकार टाइप की स्टोरी बना दी। तो फाइनली क्या हो रहा है कि हनुमान जी तो उड़ के चले गए, हम लोग तो सामान्य आदमी हैं, हम कहां से उड़ के जाएंगे। तो भगवान राम की सेना को यदि लंका जाना था तो इसके लिए पुल बनाया गया। तुम एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में यदि जाना चाहते हो तो तुमको भी लिंकिंग ब्रिज बनाना पड़ेगा ना। तो हमने लिंकिंग ब्रिज क्या बनाया? लिंकिंग ब्रिज यह है कि हम यहां बोल रहे हैं कि नस्लवाद का एक आयाम यह है कि सामान्य लोग, जो अंग्रेज हैं, वो भारतीयों को अपने से हीन समझते हैं और इसीलिए उनके दैनंदिनी के जीवन में भी भारतीयों के प्रति भेदभाव होता है। उनके स्कूल में भारतीय ना पढ़े ये इंतजाम करने की कोशिश होती है, उनके पार्क में भारतीय ना जाएं, उनके क्लब में भारतीय ना जाएं, उनके ट्राम में भारतीय ना जाएं। वो लिख देते हैं इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। उनके सामने कोई भारतीय आ जाए तो यू ब्लडी इंडियन, ये कह के उनको हिकारत की दृष्टि से देखकर उनको भगा दिया जाता है। ये तो सामान्य अंग्रेज का व्यवहार था। यह विजेता जाति के अहंकार का परिणाम है और उसका प्रमाण भी है। और
तब हम कहते हैं कि किंतु साम्राज्यवाद ज्यादा संगठित नस्लवाद लेकर आया। यदि साम्राज्यवादी व्यवस्था न होती, साम्राज्यवादी उद्देश्य न होता, तो नस्लवादी व्यवस्था इतनी संगठित न होती। अब इसको लेकर देखो तुम कि नस्लभेद का वास्तविक कारण उसके साम्राज्यवादी उद्देश्य से प्रभावित था। साम्राज्यवाद को नस्लवाद से निम्नलिखित प्रकार का लाभ होता था। अब उसके लाभ को देखते हैं कि इस रास्ते ब्रिटिश प्रभुत्व वाली व्यवस्था बनी और इसके बदौलत शोषण और दमन पर आधारित साम्राज्यवादी सत्ता चलती रही। तुम एक बात सोचो कि जो नस्लवादी व्यवस्था बनाई गई, वो व्यवस्था यदि न बनती, शासन के बड़े बड़े पदों पर, चाहे नौकरशाही हो, चाहे सेना हो, चाहे न्यायपालिका हो, भारतीय लोग बैठे होते, तो क्या अंग्रेज अपनी मर्जी से अपने हितों के अनुकूल भारतीयों को तबाह कर देने वाली कर प्रणाली अपना पाते? यदि वो कर इंग्लैंड की संसद के माध्यम से भारतीयों के ऊपर लगा भी देते, तो क्या वो वसूल कर पाते? यदि सारे अधिकारी भारतीय होते या बड़े बड़े अधिकारी भारतीय होते, तो वसूल ही नहीं कर पाते। नंबर 2, यदि भारतीयों से कर वसूलने की कोशिश की जाएगी या भारतीयों के ऊपर कोई भी अपनी मनमर्जी थोपने की कोशिश की जाएगी, तो वो विरोध करेंगे। तो विरोध जब भारतीयों का होगा, तो विरोध का दमन कर पाएंगे? भारतीय लोग ही यदि सेना में बड़े बड़े पदों पर होंगे, तो हो सकता है कि सैनिक लोगों का भारतीयत्व जाग जाए, भावना उनकी भारतीयों के साथ जुड़ जाए, वो विरोध का दमन ही नहीं कर पाएंगे। यदि अंग्रेजों के विरोध में आवाज उठाने वाले भारतीय लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और जज साहब भारतीय होंगे, तो हो सकता है कि वो भारतीयों के पक्ष में झुक जाएं। हो यह भी सकता है कि कम से कम वो अंग्रेजी सरकार के पक्ष में जाकर भारतीय लोगों को बेवजह अदालती माध्यम से फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे। हो सकता है यह भी हो कि बहुत सारे अंग्रेज जो भारत में कुकृत्य कर रहे थे और उनके ऊपर मुकदमे चलते थे, तो उनको मुकदमों में अंग्रेज जज के माध्यम से बरी कर दिया जाता था। वैसे अधिकारी जो साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए भारतीयों के साथ में बहुत कठोर व्यवहार करते थे, हत्या तक कर देते थे, उन लोगों के ऊपर मुकदमा होता था और वो बरी हो जाते थे, क्योंकि उनके मुकदमों की सुनवाई अंग्रेज जज करते थे और अंग्रेज जज यह सोचकर उनको बरी कर देते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य के हित की रक्षा के लिए इसने ऐसा किया है। यदि उस कोर्ट में जज भारतीय बैठा होगा, तो क्या उनको बरी करेगा? नहीं करेगा। तो साम्राज्यवादी हितों की रक्षा करने के लिए ही उन्होंने यह सिस्टम बनाया था कि बड़े बड़े पद पर सिर्फ अंग्रेज होने चाहिए। यदि अंग्रेज नहीं होंगे तो रेवेन्यू की वसूली नहीं होगी, अंग्रेज नहीं होंगे तो विरोध का दमन नहीं होगा, अंग्रेज नहीं होंगे तो हमारी मनमर्जी के मुताबिक हमारे विरोधियों को सजा नहीं मिलेगी, और अंग्रेज नहीं होंगे तो हमारे अधिकारियों को मनमर्जी की अदालती बढ़त नहीं मिलेगी। अतः व्यवस्था के शीर्ष पदों पर हमेशा अंग्रेज को होना चाहिए। समझ गए? तो न तो धन का निष्कासन हो पाता, सॉरी धन का निष्कासन बोल दिया, माफ करिए, न तो कर की वसूली होती, न विरोध का दमन होता, न विरोध का दमन होता, नहीं अदालत
न ही अदालतों का साम्राज्यवादी उपयोग होता। न ही अदालतों का साम्राज्यवादी उपयोग होता। न ही अदालतों का साम्राज्यवादी उपयोग होता। कुल मिलाकर ये देखो तो कहानी स्पष्ट है कि इस रास्ते ब्रिटिश प्रभुत्व वाली व्यवस्था बनी और इसके बदौलत शोषण और दमन वाली साम्राज्यवादी सत्ता चली और अंग्रेजी साम्राज्यवादी आर्थिक हित की पूर्ति के लिए ही बैंकिंग संस्थाओं में भेदभावकारी व्यवस्था बनाई गई थी ताकि भारत के लोग उद्योग में निवेश करके उत्पादन करके अंग्रेजों के लिए कंपटीशन न दें। अंग्रेज भारत में अपना माल बेचने आए थे। भारत के उद्योगपति यदि उद्योगों का विकास कर लेंगे, उत्पादन करने लगेंगे तो भारत के बाजार में अंग्रेजों के अतिरिक्त भारतीयों का माल भी आ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, अंग्रेजों को दिक्कत होगी। तो सरकार चाहती ही नहीं है कि भारत में उद्योग का विकास हो। तो क्या भारतीय उद्योगपति को वह बैंकों के माध्यम से लोन देगी? नहीं देगी। जो सरकार इसलिए चल रही है ताकि भारत के बाजार में अंग्रेजों की वस्तुओं की बिक्री को हम सुनिश्चित करें, क्या वो सरकार भारत के अंदर बैंकों के माध्यम से भारतीय उद्योगपतियों को लोन देकर उनके उत्पादन को बढ़ने का मौका देगी? नहीं देगी। यहां पर अंग्रेजों को लोन मिल जाता था, भारतीयों को नहीं मिलता था। भेद हुआ कि नहीं? भेद नस्ल के आधार पर हो रहा है कि एक को मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है। लेकिन भेद का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है साम्राज्यवादी हित की पूर्ति करना, कि भारत के बाजार पे अंग्रेजों के शिकंजे को कमजोर नहीं होने देना है। समझ गए? अब अंतिम पॉइंट यह है कि अंग्रेजों का यह तर्क कि भारत की जलवायु यहां के शासन में लोकतंत्र की संभावना के विरुद्ध है का उद्देश्य भी साम्राज्यवादी था। तो जलवायु वाले मामले को समझना जरूरी है। ये जलवायु का मामला क्या है भाई? इसको लिखो, जलवायु और नस्ल भेद का मामला। जलवायु और नस्ल भेद का मामला लिखो। 1830 के दशक में 1830 के दशक में अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए यह तर्क दिया कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए यह तर्क दिया कि यह पक्ष दिया कि सर यह तर्क दिया कि वो भारत के लोगों को स्वराज की शिक्षा देंगे। भारत के लोगों को स्वराज की शिक्षा देंगे। स्वराज की शिक्षा देंगे। स्वराज का मतलब क्या होता है? अपना राज, माने लोकतंत्र। तो स्वराज के बगल में आप समझ लिख लेना लोकतंत्र। मैंने क्या लिखवाया? 1830 के दशक में अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को यह तर्क दिया कि वो भारत के लोगों को स्वराज की शिक्षा देंगे। स्वराज की शिक्षा देंगे। लेकिन 1857 के बाद 1857 के बाद
1857 के बाद स्वराज को भारत के लिए उपयुक्त नहीं माना जाने लगा। स्वराज को भारत के लिए उपयुक्त नहीं माना जाने लगा। उपयुक्त नहीं माना जाने लगा। स्वराज को भारत के लिए उपयुक्त नहीं माना जाने लगा। 1857 के बाद स्वराज को भारत के लिए उपयुक्त नहीं माना जाने लगा। इसके तहत यह तर्क दिया गया कि स्वराज यानी कि लोकतंत्र तब कामयाब होता है जब लोग स्वयं ही तंत्र के अनुकूल आचरण करें, न कि डर के मारे, दबाव में। लोकतंत्र तब कामयाब होता है जबकि लोक यानी कि जनता स्वयं ही तंत्र के अनुकूल, नियम व्यवस्था के अनुकूल आचरण करे, न कि किसी डर के मारे या किसी दबाव में। यानी कि तुम ट्रैफिक के नियम का पालन ये सोचकर करोगे कि यह नियम अच्छा है, यह नियम हमारे हित में है, यह नियम सबके हित में है, न कि यह देखते हुए कि अरे ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, फाइन काट देगा, तो डर के मारे तुरंत हेलमेट पहन लोगे, और नहीं है तो हाथ में हेलमेट घुमाते हुए चलोगे, ऐसे ऐसे करते चलोगे। तो ऐसे में लोकतंत्र नहीं कामयाब हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस में जो लोग खड़े हैं वो क्या अपनी रक्षा करने के लिए वहां खड़े हैं? उनका काम फाइन काटने का नहीं है, उनका काम ये इंश्योर करने का है कि लोग हेलमेट पहन के निकले। लेकिन तुम यदि कानून के नियमों का पालन करने की प्रेरणा खुद से ही रखते हो तभी तुम लोकतंत्र डिजर्व करते हो। अंग्रेज ये कह रहे थे कि लोकतंत्र वही कामयाब हो सकता है जहां लोग स्वयं ही तंत्र के अनुकूल आचरण करें, न कि किसी डर या दबाव में। किंतु आगे लिखो, अगली असली बात आगे है। किंतु भारतीय लोग ऐसे नहीं हैं, ऐसे नहीं हैं। किंतु भारतीय लोग ऐसे नहीं हैं क्योंकि भारतीय लोग ऐसे नहीं हैं क्योंकि भारतीय लोग ऐसे नहीं हैं क्योंकि उनकी जलवायु गर्म है, क्योंकि उनकी जलवायु गर्म है।
क्योंकि उनकी उनकी जलवायु गर्म है। इसलिए उनका मिजाज भी गर्म रहता है, मिजाज भी गर्म रहता है। इसलिए वो दबाव में ही नियम का पालन कर सकते हैं, दबाव में ही नियम का पालन कर सकते हैं। इसलिए वो दबाव में ही नियम का पालन कर सकते हैं। दबाव में ही नियम का पालन कर सकते हैं। इस नियम के तहत यदि वो अंग्रेजों के शासन के अधीन होंगे, यदि वो अंग्रेजों के शासन के अधीन होंगे, इस नियम के तहत यदि वो अंग्रेजों के शासन के अधीन होंगे तो उनको ज्यादा प्रगतिशील और नैतिक एवं न्यायसंगत सरकार मिलेगी। ज्यादा प्रगतिशील, नैतिक और न्यायसंगत सरकार मिलेगी। अतः उन्हें स्वराज के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अतः उन्हें स्वराज के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, बल्कि अस्थायी रूप से ब्रिटिश शासन का स्वागत करना चाहिए। अस्थायी रूप से ब्रिटिश शासन का स्वागत करना चाहिए। अस्थायी रूप से ब्रिटिश शासन का स्वागत करना चाहिए। यानी कि यह विचार भी साम्राज्यवादी हित की पूर्ति के लिए ही गढ़ा गया था। यानी कि यह विचार भी साम्राज्यवादी हित की पूर्ति के लिए ही गढ़ा गया था। साम्राज्यवादी हित की पूर्ति के लिए ही गढ़ा गया था। और वो यह तर्क दे रहे थे कि भारत में अंग्रेज इसलिए शासन चला रहे हैं कि गोरे लोग कालों को आगे बढ़ाने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभा सकें। गोरे लोग कालों को आगे बढ़ाने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभा सकें। वस्तुतः यह दावा साम्राज्यवाद को एक नैतिक कवर देने
के लिए गढ़ा गया था। वस्तुतः यह दावा साम्राज्यवाद को एक नैतिक कवर देने के लिए गढ़ा गया था। वस्तुतः यह दावा साम्राज्यवाद को एक नैतिक कवर देने के लिए गढ़ा गया था। लिख लेना है सब। वस्तुतः यह दावा साम्राज्यवाद को एक नैतिक कवर देने के लिए गढ़ा गया था। अब देखो लास्ट में जो आपके सामने निष्कर्ष है वो पीछे से ही समझ चुके हो, कोई नई बात नहीं है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि नस्लवाद यद्यपि कि धार्मिक भेद या जातीय भेद की ही तरह विजेता और सबल समुदाय के अहम से उपजता है, लेकिन यदि साम्राज्यवादी हित की रक्षा की चेतना न होती, साम्राज्यवादी हित की रक्षा की प्रेरणा न होती, तो नस्ल भेद संस्थागत नहीं हो पाता। एकदम ब्यूरोक्रेसी में नस्ल भेद, मिलिट्री में नस्ल भेद, जुडिशरी में नस्ल भेद, संसद के माध्यम से नस्ल भेद, सरकार के माध्यम से नस्ल भेद इतना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं होता। यदि ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ना होता तो इतना मजबूत ना होता। तो साम्राज्यवादी हित की रक्षा की प्रेरणा ने ही नस्लवाद को संस्थागत रूप दिया और इसी कारण सरकार इसको लेकर हमेशा प्रतिबद्ध बनी रही कि नस्लवाद नहीं छोड़ना। जरूरत पड़े तो प्रतियोगिता परीक्षा को ऐसी बना दो कि भारतीय लोगों की नियुक्ति ना हो। समझ गए? कुल मिलाकर कहानी इतनी ही है। नमस्कार।